हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू आवर चैनल होप एंड लर्न। होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 11। सिलेबस कवर्ड इज चैप्टर वाइज और मैं आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जहाँ हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के इंटरेस्टेड यूजर्स कौन है और उनके यूजेस क्या है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्टेड यूजर्स यानी ऐसे यूजर्स जिन्हें हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट है, हमारी कंपनी में इंटरेस्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्यों इंटरेस्ट है? ताकि वो एनालाइज कर सके। क्या एनालाइज कर सके? कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है और उस बेसिस पे वो करेंगे डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेंगे कि उन्हें कंपनी आगे चलानी है या नहीं चलानी है, क्या परफॉर्मेंस वो कैसे बेटर कर सकते हैं, हमारी कंपनी में उन्हें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, इन सारी बातों को वो एनालाइज करते हैं। तो हमारे जो इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं ये क्लासिफाइड कर सकते हैं हम इन्हें टू पार्ट्स में। पहले इंटरनल यूजर्स और दूसरे एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स जो कि हमारे कंपनी के अंदर है, हमारे बिजनेस के अंदर के लोग हैं, और एक्सटर्नल यूजर्स जो कि हमारी कंपनी के बाहर के लोग हैं, आउटसाइडर्स। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्टेड यूजर्स में आ जाते हैं ओनर्स, हमारे कंपनी के ओनर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स। दूसरी तरफ एक्सटर्नल में आ जाते हैं हमारे शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, फिर हमारे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, last but not the least government and regulatory authorities। देखिए, वैसे तो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स और कई प्रकार के हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप में हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं, पर आज हम डिस्कस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स ऑफ इंटरेस्टेड यूजर्स के बारे में। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्स में आते हैं। 1 मार्क्स में अगर आएगा तो किसी पर्टिकुलर के लिए आपको पूछ दिया जाएगा कि बताओ हमारे ओनर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्यों है। ये आपको पूछ दिया जाएगा बताओ क्रेडिटर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्यों है। अगर 2 या 3 मार्क्स में दे, मोस्टली 3 मार्क्स में, तो वो 3 यूजर्स का नाम दे देते हैं और आपको पर्टिकुलरली बताना होता है कि उन यूजर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत किस लिए है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ओनर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज को हमारे कंपनी के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं हमारे ओनर्स। ओनर यानी मालिक, बिजनेस का मालिक या एक कंपनी का मालिक। जब भी एक ओनर एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैसे? पहले तो सपोज एक मोबाइल का शॉप खोल लिया हम लोगों ने, ठीक है, तो अब मुझे क्या क्या चाहिए? सबसे पहले एक शॉप चाहिए जहां मैं अपने मोबाइल को डिस्प्ले कर सकूं। मोबाइल को डिस्प्ले करने के लिए शेल्फ्स चाहिए, मुझे अकाउंटिंग करने के लिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए, रिपोर्ट रखने के लिए, रिकॉर्डिंग्स रखने के लिए मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, हो सकता है मुझे बेचने के लिए मैं और सेल्समैन हायर करूं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों की जरूरत होती है जो कि एक बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब भी ओनर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो बिजनेस किस लिए स्टार्ट करते हैं? ऑब्वियस है, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, सपोज कि अगर मैंने एक मोबाइल की शॉप शुरू की और मैंने उसमें 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है, तो मैं ये चाहूंगी कि मैं
जो मोबाइल मेरे सेल हो उसके बाद मुझे 1 लाख रुपीज से ज्यादा मिले तो ही फायदा है ना। हाँ, ये अलग अलग होता है कि जो इन्वेस्टमेंट हमारा होता है और हमें उस पर कितना रिटर्न चाहिए, मतलब हमें उस पर कितना प्रॉफिट चाहिए, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मैंने सोचा हो कि मुझे 1,50,000 रुपीज मुझे एंड ऑफ द ईयर में मुझे मिलने चाहिए, ठीक है। तो ओनर को ये अकाउंटिंग रिपोर्ट्स क्यों चाहिए? सबसे पहले ये जानने के लिए कि उनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं, वो जितना चाहते थे उसके आसपास है कि नहीं, उतना है कि नहीं, ठीक है। तो ओनर्स को सबसे पहला पॉइंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? टू नो इफ देयर इज सेटिस्फैक्टरी रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा, assess the financial health of their company or business. Assess the financial health. Now, what is financial health? ये फाइनेंशियल हेल्थ क्या होती है? फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब जो है हमारी कंपनी में जो मनी है वो कितना अच्छा है या अच्छा नहीं जा रहा है, इसे हम फाइनेंशियल हेल्थ बोलते हैं। अगर मुझे प्रॉफिट अच्छी हो रही है तो इसका मतलब मेरा फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा है, अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मेरा फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा नहीं है। फाइनेंशियल हेल्थ एक कंपनी का अच्छा होना बहुत जरूरी है ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो हमारे तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है। या अगर हम आगे चल के मुझे अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, मैं कहीं फाइनेंशियल हेल्थ के लिए जाऊं तो लोग मेरा अकाउंटिंग रिपोर्ट को देख के मेरी फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगाएंगे। अगर अच्छी होगी तो ही मुझे कोई पैसे देने के लिए तैयार होगा, ठीक है। चलिए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि हम अपनी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है या नहीं, ठीक है। तो ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं जिन पे अगर हम ध्यान दें तो ये पता करना बहुत आसान हो जाता है कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, ठीक है। तो नंबर 1 हो जाता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मोस्ट प्रोबेबली ईयर में एक बार बनाई जाती है, जहां की एसेट्स यानी संपत्ति, लाइबिलिटी यानी कि कंपनी पे जो उधार है, और कैपिटल यानी कि पूंजी, कंपनी के इन तीनों एस्पेक्ट्स के बारे में उस पे लिखा होता है, ठीक है। तो जितनी हमारी लाइबिलिटीज कम है उतनी हमारी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। दूसरे नंबर पे आ जाता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा होता है कि हमारी रेवेन्यू कितनी है, माने हमें इनकम कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस कंपनी के खर्च कितने हैं, प्रॉफिट कितनी हो रही है कंपनी को या लॉस कितनी हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि जितनी ज्यादा प्रॉफिट होगी हमारी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ उतनी ही अच्छी रहेगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि पूरे ईयर में कैश का यूज कहाँ कहाँ हुआ है, कौन से एक्टिविटीज में हुआ है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाता है फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस में क्या होता है कि हम रेशियोज निकालते हैं, बहुत तरह की रेशियोज निकालते हैं जिससे कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि प्रॉफिट। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी क्या होता है कि कंपनी में कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं, कुछ ऐसी संपत्ति होती है जिन्हें हम करंट एसेट बोलते हैं। करंट एसेट यानी कि जिनको हम 1 साल के अंदर विद इन अ ईयर हम उसको बेच के या सरेंडर करके हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लिक्विडिटी यानी हम उन करंट एसेट से हम कितनी अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे कर पाते हैं, इस एबिलिटी को लिक्विडिटी बोला जाता है। वही सॉल्वेंसी यानी कि हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड लाइबिलिटी को कंपनी पे करने में कितनी सक्षम है, इसे कंपनी की सॉल्वेंसी कहा जाता है। इसके ऊपर एक पूरा अलग सा चैप्टर है, आगे हम पढ़ेंगे बाद में इसके बारे में। तो ओनर एग्जाम में अगर आएगा तो केवल आपको यही 2 पॉइंट लिखने हैं, पर मैंने ये डिटेल में डिस्कस कर दिया कि ओनर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों है, टू नो if they are getting a satisfactory return on their investment, and number 2 to assess the financial health of their company or business, ठीक है। कट। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स। इन दोनों को मैंने एक साथ क्यों लिखा? सबसे पहले ये जानते हैं कि डायरेक्टर्स और मैनेजर्स में फर्क क्या है। रोज कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उन्हें सुपरवाइज करना होता है, उनसे रिपोर्ट लेना होता है और हायर अथॉरिटीज को भी रिपोर्ट करना होता है। ये काम होता है मैनेजर्स का, ठीक है।
और डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर यानी कि मैनेजर्स ऑफ मैनेजर्स, ठीक है। डायरेक्टर कौन है? मैनेजर ऑफ मैनेजर्स, जो कि मैनेजर जिनके पास जाके रिपोर्ट करते हैं वो हो गए हमारे डायरेक्टर्स। तो दोनों को ही कंपनी का ध्यान रखना होता है और लगभग दोनों का जो इवोल्यूशन का पर्पस होता है, एनालिसिस का जो पर्पस होता है वो एक ही होता है। तो मैंने साथ में लिख दिया है, डिस्कस करते हैं। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपैरिजन टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ठीक है। इन दोनों का काम क्या है कि इंटरनल और एक्सटर्नल कंपैरिजन। इंटरनल और एक्सटर्नल कंपैरिजन यानी कि कंपनी के अंदर के भी कंपैरिजन, ठीक है, कि उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स कैसे काम कर रहे हैं। और एक्सटर्नल इवेल्युएशन कंपैरिजन, एक्सटर्नल कंपैरिजन का मतलब दूसरी कंपनी से भी कंपेयर करना। उनका फर्ज बनता है कि हमारी कंपनी हमारे सिमिलर दूसरी कंपनी से के हिसाब से इनका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। ओके। सेकेंड, compare the financial analysis of their company with the industrial figures in order to ascertain the company's strength and weakness। देखने में बहुत लंबा लग रहा है पर छोटा सा पॉइंट है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस हमारी कंपनी का विद द इंडस्ट्री फिगर्स। कंपनी और इंडस्ट्री, इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। कंपनी जो हमारी कंपनी है एक पर्टिकुलर चीज में जो बिजनेस कर रही है, इंडस्ट्री यानी कि एक ऐसा ग्रुप जहां पे बहुत सारी कंपनीज है एक सिमिलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी जो कि मोबाइल्स में डील करती है उसका नाम है ए, ठीक है, और एक कंपनी है जो कि मोबाइल में डील करती है बी, वैसे ही और दूसरी कंपनी है सी, डी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली कंपनी हुई ए, बी, सी, डी, ये चारों अलग अलग कंपनीज है। पर जब इनके ग्रुप में अगर हम देखें तो ये पूरा ग्रुप मिलके बन जाता है एक इंडस्ट्री जहां पे सिमिलर कंपनीज है, ठीक है। तो हाँ, तो कंपेयर करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कंपेयर करना है फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ द कंपनी विद द इंडस्ट्रियल फिगर इन ऑर्डर टू असर्टेन। तो हमारी कंपनी के फिगर्स को हम कंपेयर करेंगे हमारे इंडस्ट्री के फिगर से। क्यों? कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानने के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है टू इंश्योर दैट द मनी इन्वेस्टेड इज जनरेटिंग एडिक्वेट रिटर्न। ऑब्वियसली बिजनेस होता है रिटर्न कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो डायरेक्टर और मैनेजर्स का ये भी फर्ज बनता है कि वो ये हमेशा ध्यान रखे कि जो मनी इन्वेस्ट हुआ है वो एडिक्वेट रिटर्न, मतलब उनका मनचाहा रिटर्न उनको दे रही है या नहीं। लास्ट पॉइंट, टू इंश्योर दैट द कंपनी इज एबल टू पे इट्स डेब्ट। जो कंपनी के ऊपर उधार है, जैसे कि मान लीजिए हमने रॉ मटेरियल्स मंगाए पर उसके अभी तक पैसे पे नहीं किए हैं, हमने प्रॉमिस किया कि हम 15 डेज के बाद पे करेंगे, तो ये उधार कंपनी चुकाने में सामर्थ है कि नहीं कंपनी की उसे चुकाने में। एंड रिमेन सॉल्वेंट। रिमेन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट रहने का मतलब क्या होता है? रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स is greater than liabilities। बिल्कुल इस टर्म का मतलब आप अभी समझ जाइए। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट मतलब जो भी हमारी संपत्ति है। फॉर एग्जांपल, कंपनी के लिए हमने एक बिल्डिंग खरीदी जहां पे हम चला रहे हैं वो कंपनी, हमने मशीन्स खरीदे। अब एसेट क्या होते हैं? कुछ एसेट्स होते हैं जिसका समय के संग दाम, उसकी जो वैल्यू होती है एसेट की वैल्यू वो बढ़ जाती है, और कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू समय के संग घट जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक लैंड लिया है, एक बिल्डिंग बनाया है, तो उसकी वैल्यू जो है आगे चलकर और बढ़ेगी। लेकिन अगर हमने एक मशीन परचेज की है तो जैसे जैसे समय बीतेगा उस मशीन की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है। तो रियलाइजेबल वैल्यू मतलब एसेट्स का जो वैल्यू बचता है जब हम ये स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो उस टाइम एसेट की जो वैल्यू है क्या वो हमारे लायबिलिटी से ज्यादा है? अगर हाँ तो हमारी कंपनी सॉल्वेंट है। अगर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट हमारी लायबिलिटी से लो है, कम है, तो हमारी कंपनी सॉल्वेंट नहीं है। तो डायरेक्टर और मैनेजर दोनों को यह ध्यान रखना होता है कि कंपनी उनका डेब्ट पे कर पाने में संभव है कि नहीं, सामर्थ्य है कि नहीं कंपनी की, और कंपनी सॉल्वेंट है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं एक्सटर्नल यूजर्स पे।
एक्सटर्नल यूजर्स यानी कि वो यूजर्स जो कि कंपनी के लिए आउटसाइडर्स है, ठीक है, उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्यों है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स यानी कि जो लोग हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, शेयर्स पे हमें मिलता है इंटरेस्ट, ठीक है, कुछ शेयर्स पे फिक्स्ड इंटरेस्ट होते हैं, कुछ शेयर्स पे हमें इंटरेस्ट तभी मिलता है जब हमारी कंपनी प्रॉफिट करती है, ठीक है, अगर कंपनी में लॉस हो गया तो हमें इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। इसीलिए शेयर होल्डर्स को इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत है ताकि वो ये ध्यान रख सके कि उन्हें सबसे पहली बात तो अगर वो पैसा लगा रहे हैं, कभी भी अगर कोई कंपनी में पैसा लगाता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, तो उन्हें रिटर्न चाहिए होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है। तो शेयर होल्डर्स को सबसे पहले क्या देखना होता है कि उन्हें सैटिस्फैक्टरी रिटर्न मिल रहा है कि नहीं उनके इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। दूसरी पॉइंट तो एसेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को वो ध्यान में जरूर रखेंगे। ये देखेंगे कंपनी आगे अच्छा कर रही है कि नहीं, उनकी हर साल की परफॉर्मेंस कैसी है। सपोज अगर उनकी परफॉर्मेंस गिर रही है तो वो क्या करेंगे, पहले ही वो अपने शेयर्स को बेच देंगे ताकि उन्हें जो उन्होंने शेयर्स खरीदा है उसमें उन्हें लॉस ना हो, क्योंकि कंपनी के शेयर्स के दाम घट भी सकते हैं अगर कंपनी सही तरीके से नहीं चल रही है, तो कंपनी की हालत खराब है तो, ठीक है। दूसरे हमारे आ जाते हैं क्रेडिटर्स। अब ये क्रेडिटर्स कौन होते हैं, हमने कंपनी के लिए रॉ मटेरियल्स मंगाए और हमने उन्हें अभी पैसे नहीं दिए, उधार पे हमने सामान खरीद लिया और उन्हें पैसे हमने प्रॉमिस किया है कि हम कुछ टाइम बाद देंगे, तो वो हो जाते हैं हमारे क्रेडिटर्स, जिन्हें या हम उन्हें कह सकते हैं लेंडर्स, जिन्होंने हमें पैसे देकर रखा है, जिनके पैसे हमारे पास उधार पे है, ठीक है, उन्होंने पैसे देके नहीं रखा है या किसी भी तरह से उनके पैसे हमारे पास उधार है, ठीक है। उन्हें क्यों चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, टू नो इफ दे आर लाइकली टू गेट पेड। भाई अगर कंपनी की सिचुएशन अच्छी होगी तो ही वो कंपनी वो जो पैसे ले गया, हम सामान ले गया उधार पे, वो हमें पैसे देगा। इसलिए क्रेडिटर सामान देने के पहले ये तो जरूर देखेगा कि बताओ कंपनी की हालत कैसी है, कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं। दूसरा, कीप एन आई ऑन द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस मतलब मैंने आपको बताया था कि कंपनी के पास कुछ करंट एसेट होते हैं जिन्हें वो एक साल के अंदर अंदर बेच के उसे कैश में कन्वर्ट करती है और फिर वही कैश वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने क्रेडिटर्स को या अपने किसी और जरूरत के लिए, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हो गए। क्रेडिटर्स को क्यों चाहिए अकाउंटिंग रिपोर्ट, ये देखने के लिए कि उन्हें वो पे बैक उन्हें कर पाएंगे कि नहीं, या कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है, ठीक है। तो एक्सटर्नल यूजर्स पे तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, यानी कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो अभी ये सोच रहे हैं कि हम इस कंपनी में अपने पैसे लगाए या नहीं। उनका ऑब्जेक्टिव यही जानना होता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस अगर पहले से अच्छी है, ये लोगों को फायदा पहुंचाते आ रही है, तो मैं इस कंपनी में अपने पैसे लगाऊंगा, वरना नहीं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आ जाता है हमारे गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज। गवर्नमेंट और रेगुलेटरी एजेंसीज की नजर भी हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे होती है। फॉर एग्जाम्पल IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि इंश्योरेंस कंपनी का ख्याल रखती है, उनके ये सारी इंश्योरेंस कंपनी इनके अंदर आती है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, CLB, कंपनी लॉ बोर्ड, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स अथॉरिटी, और ऐसी बहुत सारी एजेंसीज जो है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे अपनी नजर बनाए रखती है, ताकि वो हमारे जो इन्वेस्टर्स है, हमारी कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है, वो कंपनी उन्हें चीट ना कर पाए, ठीक है। वो ये हमेशा ध्यान रखती है कि जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या क्रेडिटर्स है, यानी कि जिनका पैसा कंपनी में लगा है, वो डूबे ना, कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे। इसलिए वो अलग अलग रूल्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, और अगर कंपनी उसे अबाइड करती है, उसे मानती है, तो ही कंपनी आगे अच्छी तरह से चल पाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए हमने लिखा है फॉर प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स। जो इन्वेस्टर और क्रेडिटर है, जिन लोगों ने अपना पैसा कंपनी में लगा रखा है, उनके इंटरेस्ट के लिए। और दूसरा, ये चेक करने के लिए कि जो लीगल ऑब्लिगेशंस है कंपनी एक्ट और सेबी द्वारा अलग अलग समय पे लगाए गए जो ऑब्लिगेशंस है कंपनी पे, कंपनी उसे मान रही है कि नहीं, यानी कि टू सैटिस्फाई लीगल ऑब्लिगेशंस इम्पोज्ड बाय कंपनीज एक्ट एंड सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम।
ठीक है, तो ये बहुत ही डिटेल वीडियो था इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स पे, और इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के या 3 मार्क्स के। तो आप इसे बहुत अच्छे से देखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर किसी भी चीज को समझने में असुविधा हो रही है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। और जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपके सामने मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आऊंगी। तो आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारे देश का यानी कि इंडिया का पहला सीए कौन था। जब मैंने आज गूगल किया कि हु इज द फर्स्ट सीए ऑफ इंडिया, तो मेरे सामने जो नाम निकल के आया वो है गोपाल दास पद्म से कपाड़िया। ठीक है, उनका नाम है गोपाल दास पद्म से कपाड़िया, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फाउंडर मेंबर है। ठीक है, और उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें की इस इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप दी गई। इसलिए जैसे ही हम ये गूगल करते हैं कि हु इज द फर्स्ट सीए ऑफ इंडिया, इनका नाम सामने आता है। चेक इट आउट प्लीज। थैंक यू।